चैनल पे आप लोगों को क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स बताएंगे। फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स बताएंगे और क्लास 8, 9 एंड 10 का मैथ एंड साइंस बताएंगे। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बात कि इस लेक्चर को स्टार्ट करना है, आज 11th क्लास का स्टार्ट करना है। ऐसे 11th क्लास में दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 है। तो आज पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में पहला टॉपिक्स आपको पढ़ना है साइंस के बारे में। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? देखिएगा, साइंस जो है ना एक लैटिन वर्ड से लाया गया है, यानी कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड saentia, which means knowledge एंड इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि साइंस एक तरह का क्या है, नॉलेज है। लेकिन किस प्रकार का नॉलेज है साइंस? तो देखिएगा, हम लोग साइंस में जो है किसी भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन करके जो हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं साइंस। तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज द नॉलेज, साइंस is the knowledge gained through the observation and experimentation। साइंस क्या है? साइंस एक तरह का नॉलेज है। इसको हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से, यानी किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस प्रकार से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, एज एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम ले लेते हैं किसी भी एग्जाम्पल से, एक लाइट है, लाइट। तो लाइट को हम लोग पढ़ते हैं अब फिजिक्स में यानी साइंस में, यानी सबसे पहले किसी ने तो क्या किया होगा, उसको ऑब्जर्व किया होगा, अवलोकन किया होगा, देखा होगा। ठीक है ना? देखने के बाद उसको क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रकार से जो नॉलेज गेन किया होगा, उसी वैसे टाइप्स को नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जैसे देखिए, आपको एक और एग्जांपल हम समझाते हैं नेचुरल फिनोमेना से ही। जैसे नेचुरल फिनोमेना और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, जैसे लाइट ले लिए, उसी तरीका से नेचुरल फिनोमेना और बहुत सारे हमारे नेचर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, यानी साइंस को पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक अटेम्प्ट कहने का मतलब, ये साइंटिस्ट लोग जब किसी भी चीज नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, तो उस नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने या स्टडी करने के लिए उनका अपना मेथड्स होता है, और उस मेथड्स के थ्रू जब पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। यानी नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए भी साइंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक attempt to understand systematic attempt to understand any natural phenomenon
any natural phenomena in as much detail and depth as a possible and knowledge gained so used to predict modified and control any natural phenomena and control any natural phenomena। साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, यानी कि विज्ञान जो है सिस्टमेटिक यानी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, यानी सिद्धांतिक रूप से इसको आप लोग पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक अंडरस्टैंड एनी नेचुरल फिनोमेना, किसी भी प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने के लिए साइंस जो है एक सुव्यवस्थित तरीका है जिसके द्वारा हम ज्ञान को और बहुत ही गहनता एवं गहराई से हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना के साइंस के थ्रू हम समझ सकते हैं। यह साइंस किसी भी साइंस के बारे में ही हम बोले कि क्या है, यह जो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हमारे नेचर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमेना होता है, प्राकृतिक परिघटनाएं होती है, उसको जो हम अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। वैसे ज्ञान जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। लेकिन साइंस के थ्रू जो है हम किसी भी नेचुरल फेनोमेना हो, या फिर लाइट हो, या फिर ब्लू कलर ऑफ स्काई हो, किसी भी नेचुरल फेनोमेना को, या फिर सेवन कलर हो, लाइट का 7 कलर, किसी भी नेचुरल फेनोमेना को जो है साइंस जो है बहुत ही गहनता एवं सिस्टमेटिक यानी सिस्टम के आधार से जब हम किसी भी नेचुरल फेनोमेना को अध्ययन करके जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वैसा जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है, यानी कि विज्ञान कहलाता है। आपसे अगर कोई पूछे तो साइंस को सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन से कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि साइंस इज साइंस जो है डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइंस एक तरह का क्या है, तो नॉलेज है। इस साइंस का जो ये साइंस जो है नॉलेज, इसको हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं, किस प्रकार का ज्ञान है, तो जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा जब हम किसी चीज के बारे में ज्ञान का प्राप्ति करते हैं, तो वैसे ज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस। यानी साइंस में जो है किसी भी नेचुरल फिनोमेना यानी किसी भी नेचुरल यानी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और ये जो साइंस जो है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एनी नेचुरल फेनोमेना, यानी कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने के लिए साइंस जो है एक सुव्यवस्थित तरीका है, यानी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। पहला सुविचार है कि साइंस के थ्रू भाई हम किसी भी नेचुरल फेनोमेना को अच्छी तरीका से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, आपको जो है ये साइंस पढ़ने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट किसी भी नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के लिए अपना मेथड्स किए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। अब वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स है, उसके बारे में हम लिखते हैं, देखिएगा ना। साइंटिफिक मेथड, scientific method is a process with the help of which scientists investigate and gives the
gives the accurate modeling or principle about any natural phenomena। ठीक है ना। तो कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट एंड with the help of which scientist gives accurate modeling or principle about any natural phenomena। कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जो है, कोई भी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में साइंस क्या कर, जो साइंटिस्ट होते हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसका एक्यूरेट मॉडलिंग देते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हुआ, ये साइंटिफिक मेथड मतलब ये समझना है साइंटिस्ट का पढ़ने का मेथड, यानी साइंस पढ़ने का मेथड्स होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। अब देखिए साइंटिफिक मेथड्स में क्या है, देयर आर सेवरल interrelated steps in scientific methods which are following। First of all, the systematic observation, सेकेंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस के बाद रीजनिंग, थर्ड रीजनिंग के बाद collecting the data, फिर मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन, फिफ्थ होता है एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए सबसे पहले किसी भी नेचुरल फिनोमेना होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक यानी सिद्धांतिक रूप से, यानी उसका क्या सिद्धांत है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके उस पर क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे यानी विचार करेंगे, और रीजनिंग करने के बाद जो हमें विचार के बाद कलेक्शन डाटा है उसको राइट्स करेंगे, और उसके बाद उसका हम मैथमेटिकल मॉडलिंग देंगे, मैथमेटिक्स से क्या रिलेटेड मैथमेटिकल मॉड्यूलेशंस देंगे। उसके बाद जो है उसके बारे में एनालाइज करेंगे कि बात सही है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जब इतना सारा, यही सारे चीज के बाद क्या है, साइंटिफिक मेथड्स का यही प्रोसेस है। अब देखिए साइंटिफिक मेथड्स में जो एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन है, आप जो किसी भी चीज के बारे में ऑब्जर्व किए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्व किए, फिर उसके बाद रीजनिंग के विचार किए, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा किए, और फिर मैथमेटिक मॉडलिंग दिए। लेकिन मैथमेटिक मॉडलिंग के बाद आप एनालिसिस करने लगे और एक्सपेरिमेंट किए तो आपको पता चला कि यह राइट्स नहीं आ रहा है, तो फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करके फिर से राइट्स करते हैं। तो इस प्रकार से जो साइंटिफिक मेथड्स है पढ़ा जाता है। आपको एक चीज हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं, ठीक है ना, आप चेस खेल रहे हैं तो चेस में देखिएगा कि कुछ मान लेते हैं कि कोई खेल रहा है, ठीक है, चेज में खेल रहा है, कोई खेल रहा है, सब कुछ करते हैं कि कोई भी खेल रहा है और कोई यहाँ पर देख रहा है, ठीक है ना। तो चेज का जो मूवेबल जो प्लेयर है वो तो मूव करेगा चेज को, तो ये ऑब्जर्व करेगा शुरू में कि आखिर ये ऐसे ही क्यों चल रहा है, और उसके आधार पर वो मन में क्या करेगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करके बाद क्या करेगा, वो उसके बारे में विचार करेगा कि ओ ऐसे चल रहा है, तब जो है वो कलेक्शन डाटा हमेशा इसे से याद करेगा कि इसके बाद ये किया, ऐसे किया, वैसे किया,
उसके बाद वो कलेक्टिंग डाटा दिया, फिर मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन यानी मैथमेटिकल, फिर उसके बाद एनालाइज करेगा वो क्या सही बात है कि नहीं, तो वो पूछेगा किससे, जो वहां पर खेल रहा है उससे। तो हो सकता है ये हो सकता है कि सही भी हो और गलत भी उसका सोचावट हो सकता है, तो फिर इसको बताएगा तो उसको सुधार लाएगा। तो उसी तरीका से जो हमारा एक नेचर्स को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे नेचर है, तो नेचर को समझ लीजिए यह क्या है, एक नेचर जो है ये एक तरह का चेज है, समझिए कि चेज है, और जिसको खेल कौन रहे हैं, नेचर। कौन खेल रहे हैं, नेचर। ये नेचर जो है एक नेचुरल फेनोमेन, जो नेचर है वो क्या है, ये नेचर जो है एक चेज गेम है, और इसको खेल कौन रहा है, गॉड खेल रहे हैं, नेचर खेल रहा है, नेचर में जो परिघटनाएं हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो नेचर हुआ ना, वह चेज की तरह कार्य करेगा, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हो सकता है कि वो ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बाद में उसको हम लोग फिर मॉडिफाई करते रहते हैं। देखिए ब्रांच ऑफ साइंस की बात करते हैं ना, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, देखिए ब्रांच ऑफ साइंस कहने जैसे क्या है इसमें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के आधार पर दो भागों में साइंस को बांटा गया है। पहला तो है फिजिकल साइंस और दूसरा लाइफ साइंस और बायोलॉजी जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरा लाइफ साइंस, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है ना, फिजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, और इसी को बोलते हैं सॉरी फिजिकल साइंस एक हुआ और दूसरा लाइफ साइंस, यानी कि स्टडी अबाउट किसके बारे में हम लोग करते हैं, स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बोल सकते हैं फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, एंड द life science is the branch of science in which we study about the living things. Study about the living things. इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल साइंस का बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन मेन जो 4 पार्ट्स है वो हम बताते हैं आपको। पहला एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, दूसरा फिजिक्स, तीसरा अर्थ साइंस, और चौथा केमिस्ट्री। देखिए इसमें आ जाइए आपका 2 पार्ट्स, जूलॉजी और बॉटनी, लिविंग थिंग्स में। देखिए एस्ट्रोनॉमी में जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ। मतलब ये कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट द celestial body and related with its phenomena। मून, सन, स्टार, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। और जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। अब फिजिक्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं,
डीपली, क्योंकि हमारा फिजिक्स पढ़ना ही है, तो फिजिक्स चैप्टर है तो फिजिक्स के बारे में हम लोग डीपली अभी पढ़ते हैं, उसका ब्रांच भी पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर ये भी जान लीजिए कि जूलॉजी में हम लोग किसको पढ़ते हैं, स्पेशली एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें स्पेशली प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। और अर्थ साइंस में इसमें पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द अर्थ एंड रिलेटेड विथ इट्स एटमॉस्फेयर एंड सम प्लैनेट्स मून, जिससे इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सब पढ़ते हैं किसमें, अर्थ साइंस में। और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में, ये वगैरह केमिस्ट्री के बारे में भी डीपली से चलेंगे। सबसे पहले अब हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लोग जान गए कि ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसे लोग बोलते हैं कि साइंस हैज अ 3 मेन ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी का ही पार्ट्स होते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी। तो पहला हम अब स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का रिलेशन विथ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशंस है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशंस है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिजिक्स जो है देखिएगा, फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स देखिएगा, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कह सकते हैं इट हैज बीन derived from Greek word fusis, which means नेचर। ये एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेटिव में आया हुआ है कि फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, इतना तक लिख देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूसिस, मींस नेचर्स। देखिएगा, अब हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में, देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि फिजिक्स का क्या बोल सकते हैं कि फिजिक्स का एग्जैक्ट डिफिनीशंस न देना संभव है, और नहीं इसको नेसेसरी यानी जरूरत भी समझा जाता है। लेकिन इस आधार पर हम इसको बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिकल साइंस भी लिख सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स लॉज। यानी कि फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अब ये चीजें जो है फिजिक्स में जितने भी रिलेटेड जो होते हैं नेचर से रिलेटेड, उसमें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों बोले कि फिजिक्स का एग्जैक्ट डिफिनीशंस देना हम लिख दे रहे हैं। टू डिफाइन physics is neither possible or nor necessary। यानी कि टू डिफाइन इन we define the definition of physics above on the
basis of on the basis of क्या बोल सकते हैं, on the basis of natures. To define physics is neither possible nor necessary. We define the definition of physics above on the basis of nature, on the basis of nature, on the basis of broadly बोल सकते हैं, ब्रॉडली डायरेक्ट बोलते हैं, मोटे मोटे तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स लॉज, यानी ऐसे ऑल्सो बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, यानी प्राकृतिक और प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं कि फिजिक्स को डिफिनीशन देना न तो संभव है और नहीं जरूरत भी समझा जाता है, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज की बाहरी गुणों को बारे में पढ़ना हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। ये क्लास 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन बताइए क्या ये कहां तक सही है? अगर जब हम आगे क्लास में भी इसी 12th में ही आप लोगों को पढ़ना है एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम पढ़ना है, न्यूक्लियाई पढ़ना है, तो एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में पढ़े तो क्या ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है क्या किसी भी वस्तु का? ये तो इंटरनल प्रॉपर्टीज हो गया ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन देना पॉसिबल नहीं है और नहीं इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो अब देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स को हम डिफाइन कर दिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स में देखिए पहला आपका आता है मैकेनिक्स। क्या आता है? मैकेनिक्स। देखिए आप लोग इसको देखते चलिएगा, कंप्लीटली वीडियो हम बनाएंगे 11th एंड 12th का, और आपको नीट और जेई का क्वेश्चन जितना भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है वो हम पीडीएफ में आपको भेजेंगे टेलीग्राम के थ्रू, और उस क्वेश्चंस को आप देखिएगा और यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लिखने में बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो देखिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आप पढ़िएगा पहला मैकेनिक्स, मैकेनिक्स सेकेंड मैकेनिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड ऑप्टिक्स, फोर्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिफ्थ एकॉस्टिक्स। बहुत सारे ब्रांचेज है, बहुत सारे ब्रांच। लेकिन अब देखिए मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, एकॉस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, ये सब जानने के बाद हम सबका रिलेशंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले दिन ये सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा।